कंसंट्रेशन का नेक्स्ट पैरामीटर है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को बेसिकली हम काई, जो कि ग्रीक लेटर है, इससे इंडिकेट करते हैं। इसकी स्पेलिंग होती है CHI। मोल फ्रैक्शन आपने 11th क्लास में भी देखा होगा। हम यहाँ पर इसका रिवाइज करेंगे और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में देखेंगे। जो आपने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े हुए हैं, मोलालिटी या मोलैरिटी, वो सब जो भी हम कंसंट्रेशन टर्म्स अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, वो सब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करने में यूज़ करेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हमारे बोर्ड्स में ज़रूर आता है। तो देखते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बेसिकली है जिस भी कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, उस कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, तो ये हमारी मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन होती है। देखते हैं सबसे पहले एक बाइनरी सॉल्यूशन में। तो बाइनरी सॉल्यूशन में ए को हम सॉल्वेंट मान रहे हैं, बी को हम सॉल्यूट मान रहे हैं। तो ए के लिए मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्योंकि यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन है, यानी कि ए और बी ये 2 कंपोनेंट सिस्टम है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे Na + Nb। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ मोल्स को हम N टोटल से भी इंडिकेट कर सकते हैं। ये देखा गया है बेसिकली कि जो मोल फ्रैक्शन होता है, जितने भी कंपोनेंट उसमें प्रेजेंट हैं, जैसे कि यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशन के केस में 2 कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो इन दोनों कंपोनेंट्स का जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है वो हमेशा 1 होता है। तो टेरिनरी सॉल्यूशन के केस में हमारा ये 3 कंपोनेंट सिस्टम है। 3 कंपोनेंट सिस्टम में हम ए को सॉल्वेंट मान रहे हैं, जैसे कि हम पहले माना था। बी और सी हमारे सॉल्यूट है। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कि ORS का जो मिक्सचर होता है, जो हम घर में तैयार करते हैं, वाटर वहाँ पर हमारा सॉल्वेंट का काम करेगा और शुगर और सॉल्ट हमारा सॉल्यूट का काम करेगा। यानी कि आप 1 गिलास पानी में थोड़ी सी शुगर और चुटकी भर नमक ऐड करते हैं, तो शुगर और जो आपका सॉल्ट है वो सॉल्यूट का काम कर रहा है और वाटर हमारा सॉल्वेंट का काम कर रहा है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, जो ए का मोल फ्रैक्शन होगा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो गए हैं, क्योंकि ये 3 कंपोनेंट सिस्टम है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स में आपके 3 कंपोनेंट्स के मोल्स का सम निकल कर आएगा। तो सिमिलरली इसी तरीके से हम बी का मोल फ्रैक्शन और सी का मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा 2 कंपोनेंट सिस्टम था, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 था। यहाँ पे हमारा 3 कंपोनेंट सिस्टम है, तो 3 कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम 1 निकल के आएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी, यानी कि मोल फ्रैक्शन किसी भी एक कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो हमेशा लेस देन 1 होता है। चाहे हम ए का मोल फ्रैक्शन लीजिए, वो भी आपका लेस देन 1 होगा। बी का लीजिए, बाइनरी सॉल्यूशन के केस में वो भी लेस देन 1 होगा। टेरिनरी के केस में ए लीजिए, बी लीजिए, चाहे सी लीजिए, तीनों का ही जो मोल फ्रैक्शन होता है वो हमेशा लेस देन 1 होता है। तीनों का सम क्योंकि क्या होता है, 1 होता है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा एग्जाम्पल बेसिकली हमारा क्वेश्चन ये है, मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे। एक सॉल्यूशन हमें गिवन है जिसमें 36% ऑफ वाटर, 24% ऑफ इथेनॉल और 40% ऑफ एसिटिक एसिड से मिलकर ये सॉल्यूशन बनाया गया है। देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक टेरिनरी सॉल्यूशन है। यहाँ पर हमें ईच कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, यानी वाटर, इथेनॉल और एसिटिक एसिड तीनों का ही मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन के लिए ज़रूरी है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का हमारा फॉर्मूला होता है गिवन मास ओवर मोलर मास। तो सबसे पहले हम मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे तीनों ही कंपोनेंट्स का, वाटर का, इथेनॉल का एंड एसिटिक एसिड का, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। मोलर मास कैलकुलेट करना आपने क्लास 11th में सीखा था। जो भी हमारा पर्टिकुलर एक एटम होता है उसका जो मोलर मास होता है, उसकी जितनी भी क्वांटिटी ऑफ एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उससे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का मोलर मास 1 है और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के 2 नंबर्स प्रेजेंट है, तो हमने उसे 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। देन बीच में प्लस का साइन आएगा। ऑक्सीजन एक ही एटम प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16, सम कर दिया 18। इसी तरीके से हमने इथेनॉल और एसिटिक एसिड के लिए भी मोलर मास कैलकुलेट किए हैं। देन आते हैं गिवन मास पे। तो गिवन मास जो कि 36% या 24% या 40% दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, 36% यानी कि 36 ग्राम जो क्वांटिटी उसकी प्रेजेंट है। तो वाटर हो गया हमारा 36 ग्राम, इथेनॉल हो गया 24 ग्राम एंड एसिटिक एसिड हो गया 40 ग्राम। ठीक, देन हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं वाटर,
इथेनॉल और एसिटिक एसिड तीनों के लिए ही नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में नंबर ऑफ मोल्स का यूज होता है। तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स आ गए गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी 36/18। इसी तरीके से इथेनॉल को हमने Ne से दिखाया है, जो सबस्क्रिप्ट में लिखे हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं पर्टिकुलरली कंपोनेंट को। यहाँ पे हमने ABC से इंडिकेट नहीं करा हुआ है। W फॉर वाटर, E फॉर इथेनॉल एंड A फॉर एसिटिक एसिड। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए। देन हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तीनों का सम करके। तीनों का सम किया, हमारे टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब हम मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला था, जिस कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे, तो W, E और A की हमारी मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगी। जो हमारा थर्ड कंपोनेंट है एसिटिक एसिड, इसका मोल फ्रैक्शन चाहे तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, या फिर चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, सम वाली जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, सम वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है उसके बेसिस पे भी हम निकाल सकते हैं। यानी कि जहाँ पर भी हमारे 3 कंपोनेंट सिस्टम है, तो 3 कंपोनेंट सिस्टम में आप किन्हीं भी 2 कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, और तीसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आप सिंपली एडिशन सब्ट्रैक्शन से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। या फिर जैसे कि बाइनरी सॉल्यूशन के केसेस में एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे और दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन सिंपली इस फॉर्मूले से निकल कर आ जाएगा। 5th कंसिडरेशन पैरामीटर है मोलारिटी। इसे हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलारिटी बताता है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। अगर हम लेते हैं A को एज अ सॉल्वेंट और B को एज अ सॉल्यूट, तो मोलारिटी का फॉर्मूला हमारा बनता है NB/V इन मिलीलीटर इंटू 1000। यहाँ पे हमने लीटर कहा है, पर जो हम लैब में प्रैक्टिकल करते हैं बेसिकली वो कम अमाउंट में होते हैं, तो कन्वर्जन से बचने के लिए आप यहाँ पे इसे मिलीलीटर इंटू 1000 एक जनरल फॉर्मूला इसमें रख सकते हैं। अगर लीटर में दिया है तो उसे मिलीलीटर में चेंज कर लीजिए, और मिलीलीटर में दिया है तो उसे एज इट इज़ ऐसे ही रख लीजिए। तो मोलारिटी का इन जनरल फॉर्मूला बन जाता है WB/1000/MB/V/ml। इसकी यूनिट होती है आपकी मोल पर लीटर, या फिर आप इसे सिंपली कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मोलारिटी जो होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, क्योंकि मोलारिटी जो है वो डिपेंड कर रही है हमारे वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ कम हो सकता है या बढ़ सकता है। तो उसी तरीके से जो मोलारिटी है वो भी टेम्परेचर में चेंजेस होने के साथ साथ चेंज हो सकती है। एक एग्जांपल देखते हैं इसका। ये क्वेश्चन हमारा इन टेक्स्ट क्वेश्चन है NCERT का। हमें मोलारिटी कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट पार्ट है हमारा 30 ग्राम ऑफ CONO3 का होल ट्वाइस डॉट 6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये हमें गिवन है। 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन का है, यानी कि हमें वॉल्यूम गिवन है, और ये जो हमें पूरा फॉर्मूला दे रखा है ये हमें सॉल्यूट का फॉर्मूला दे रखा है। इसकी क्वांटिटी प्रेजेंट है 30 ग्राम। सॉल्यूट को हम जनरली B लेते हैं, तो यानी कि सॉल्यूट की जो गिवन मास है वो हो गया 30 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर मास हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कोबाल्ट का मोलर मास होता है 58.93, तो हम इसे अप्रॉक्सीमेटली 59 ले रहे हैं, तो 291 हमारा मोलर मास कैलकुलेट होके आ गया। और वॉल्यूम हमें लीटर में दिया, इसे हमने मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लिया। मोलारिटी के सिंपली फॉर्मूले में हम पुट अप करेंगे तो हमारी मोलारिटी 0.02 मोल पर लीटर कैलकुलेट करके हमारा आंसर आ जाएगा। देन इसका सेकेंड पार्ट है 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं आप इसमें देखेंगे, यहाँ पे हमें एक वॉल्यूम दिया हुआ है, यहाँ पे भी वॉल्यूम दिया हुआ है, और एक मोलारिटी दी है, और एक हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है। तो इस टाइप के जो कंपेरेबल क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें कोई एक सॉल्यूशन दिया होता है और पर्टिकुलरली उसको हम डाइल्यूट करते हैं, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं मोलारिटी का फॉर्मूला M1V1 = M2V2। यहाँ पर क्योंकि हम H2SO4 ही ले रहे हैं, H2SO4 के 0.5 मोलर सॉल्यूशन को ही हमने डाइल्यूट किया है, तो उसमें H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज नहीं होंगे, इसलिए हमने यहाँ पे N1 नहीं ले रखा है, N1 N2 नहीं लिया हुआ है। अदरवाइज जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था हम वो वाला फॉर्मूला भी ले सकते हैं इन केस अगर हमारे नंबर ऑफ मोल्स में भी चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे हम सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे और हमारी M2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.03 मोल पर लीटर और सिंपली M। देन हमारा 6th पैरामीटर है मोलारिटी। मोलारिटी को स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। ये बताता है कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है हमारे इन kg ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 1 kg सॉल्वेंट में हमारे कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। अब यहाँ पर हम ले रहे थे सॉल्यूशन, यहाँ पे हमारा हो गया सॉल्वेंट।
तो ये हमें ध्यान देने की बात है। जब हमने वॉल्यूम लिया था तो वॉल्यूम की सबस्क्रिप्ट में हमने कैपिटल ए या कैपिटल बी कुछ नहीं लिखा था। जब हम यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पे हमें सॉल्वेंट यानी कि कैपिटल ए, तो यहाँ पे हम कैपिटल ए से इंडिकेट करेंगे। तो मोलालिटी का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा WB/MB × 1000 × WA इन ग्राम। यहाँ पर भी हम कन्वर्जन से बचने के लिए सिंपली केजी को ग्राम में हमने पहले ही कन्वर्ट कर दिया फॉर्मूले में, अब हमें फर्दर कुछ कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा क्वेश्चंस में। तो मोलालिटी जो होती है वो मोलारिटी की तरह वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रही है, ये मास पे डिपेंड कर रही है, और मास जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है, तो मोलालिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, यानी ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी और सिंपली स्मॉल m से हम इसे इंडिकेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। 10% W/W ग्लूकोज, हमें इसका एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन है और हमें इसकी मोलालिटी निकालनी है। बेसिकली ये क्वेश्चन आपकी NCERT की एक्सरसाइज का है। इसमें मोलालिटी के अलावा आपसे मोल फ्रैक्शन और मोलारिटी भी पूछी गई है, तो आप उसको कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिएगा। मोलारिटी हम यहाँ पे निकालते हैं डेंसिटी की हेल्प से। मोलारिटी और मोलालिटी दोनों को ही हम सेम डाटा से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें गिवन सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन हो। जो सॉल्यूशन क्वेश्चन में गिवन है उसके लिए अगर हमें डेंसिटी गिवन है तो हम इसकी मदद से मोलारिटी भी निकाल सकते हैं उस सॉल्यूशन की और मोलालिटी भी निकाल सकते हैं। तो 10% W/W यानी वेट बाय वेट ग्लूकोज का क्या मतलब है कि 10 ग्राम ग्लूकोज जो है वो प्रेजेंट है 90 ग्राम ऑफ वाटर में या फिर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। तो WB यानी कि गिवन मास हो गया हमारा सॉल्यूट का, सॉल्यूट यहाँ पे ग्लूकोज है 10 ग्राम, और जो हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मास हो गया 90 ग्राम, तो WA हो गया 90 ग्राम। देन ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, इसका हम मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने पर इसका आंसर आएगा 180। जैसे हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किए हैं उसी तरीके से हम इसको भी कैलकुलेट करके देखेंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा 180। ये वैल्यूज हम मोलालिटी के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारी मोलालिटी सिंपली निकल के आ जाएगी 0.617 मोल पर केजी और सिंपली स्मॉल m। मोलालिटी का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप से, इसमें हमें मोलालिटी के डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यूज पुट नहीं करनी है, इसे हमें सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स से सॉल्व करना है। क्वेश्चन है कैलकुलेट मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ये भी आपकी NCERT का इंटेक्स क्वेश्चन है। यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है, इसका मोलर मास आप कैलकुलेट कर लेंगे। फिर देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है। 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, हमें यूरिया का यहाँ पे मास निकालना है। तो 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि 0.25 मोल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट है 1000 ग्राम ऑफ वाटर में। इसे हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। 1000 ग्राम ऑफ वाटर में 0.25 मोल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट है। यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला देखते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है 0.25 और मोलर मास हम निकाल चुके हैं, तो यानी कि 15 ग्राम, यानी कि 15 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है 1000 ग्राम ऑफ वाटर में। तो टोटल सॉल्यूशन का जो आप निकालेंगे मास वो कितना हो जाएगा 1000 + 15, तो यानी कि 15 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट है 1015 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। अभी तक हम बात कर रहे थे 1000 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर क्या था सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन क्या होता है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो सॉल्यूट की क्वांटिटी है 15 और सॉल्वेंट की है 1000, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा सॉल्यूशन का मास। तो 1015 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना यूरिया है 15 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना होगा, सिंपली यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है। हमसे पूछा गया है कि 2.5 kg में कितना होगा, हमारे यहाँ पे यूनिट ग्राम में चल रही है तो हम 2.5 kg को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे और कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेंगे। तो ये मोलालिटी का सेकंड एग्जांपल था जो कि मोलालिटी के जो फॉर्मूला है उससे सॉल्व ना होके बेसिक मैथमेटिक्स से सॉल्व हो रहा था। देन हमारा कंसंट्रेशन का पैरामीटर है नॉर्मेलिटी, इसे कैपिटल N से हम इंडिकेट करते हैं। इसकी डेफिनेशन है कि कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी में भी हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं, यहाँ पर भी नॉर्मेलिटी में भी हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं, बस डिफरेंस इतना है कि मोलारिटी में हम
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करते हैं, यहाँ पे हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स नया टर्म है, इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट करते थे गिवन मास अपॉन मोलर मास, वैसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट होंगे गिवन मास ओवर इक्विवेलेंट मास। यहाँ पे मोल्स थे तो मोलर मास, इक्विवेलेंट है तो इक्विवेलेंट मास। देन अगेन इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास ओवर वैलेंसी ऑब्लिक एसिडिटी और बेसिसिटी, यानी कि ये डिपेंड करेगा कि हमें वैलेंसी लेनी है, एसिडिटी लेनी है कि बेसिसिटी लेनी है, डिपेंड करेगा कि जो हमें सॉल्यूट गिवन है वो एसिड है, बेस है कि सॉल्ट है। तो देख लेते हैं पहले कि वैलेंसी कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें नॉर्मेलिटी अगर हमें किसी भी सॉल्यूशन की निकालनी है तो उसके लिए हमें सबसे पहले इक्विवेलेंट मास उसका कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखते हैं। तो बेसिकली जैसे कि हमारे एसिड होते हैं, तो जो जैसा नाम है उसी के अपोजिट जो है हमारी यहाँ पे प्रॉपर्टी है एसिड की, होती है हमारी बेसिसिटी। तो एसिड बेसिकली क्या करते हैं? H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। तो अगर कोई एसिड एक H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है तो यानी कि इसकी बेसिसिटी 1 है। अगर कोई एसिड 2 H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है तो इसका मतलब उसकी बेसिसिटी 2 है। इसी तरीके से हम बात करते हैं बेस की, तो बेस की होती है हमारी एसिडिटी। तो जैसे कि NaOH हमारा बेस है, बेस की टेंडेंसी क्या होती है? ये OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है एक्वस सॉल्यूशन में। तो अगर ये 1 कर रहा है तो इसकी एसिडिटी 1 है, और अगर ये 2 OH नेगेटिव आयन रिलीज कर रहा है तो इसकी एसिडिटी 2 हो जाएगी। देन आते हैं वैलेंसी पे। तो वैलेंसी बेसिकली होती है हमारी सॉल्ट की। जैसे कि NaCl है, तो NaCl के केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही जो कैटायन और एनायन है इनकी वैलेंसी 1-1 ही है, तो ये 1 ही रहेगा। तो यूनिवैलेंट जो हमारे सॉल्ट होते हैं उनके केसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जो बाईवैलेंट होते हैं जैसे कि CaCl2, तो इस केस में आप देखेंगे कि Ca तो +2 है और यहाँ पे Cl जो है वो -1 है। तो इस केस में या तो आप जिसका यहाँ पे वैलेंसी ज़्यादा है वो देख सकते हैं, जैसे कैल्शियम की 2 है तो इसकी वैलेंसी 2 हो गई, या फिर इसके लिए फॉर्मूला होता है कि जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आ रहा है आपका एनायन के आगे, आपको उसको भी इंटू करना है उसकी वैलेंसी के साथ। जैसे Cl की वैलेंसी 1 है और इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, तो 2 × 1 यानी कि ये वैलेंसी आ गई 2। अब यहाँ पर आप कैल्शियम के केस में भी देख सकते हैं, इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो 1 × और इसकी वैलेंसी है 2, तो अगेन 2। सिमिलरली ऐसे ही AlCl3 के केस में जो वैलेंसी निकल के आएगी, चाहे तो आप मैक्सिमम देखिए चाहे आप फॉर्मूले के बेसिस पे देख सकते हैं, तो इसकी वैलेंसी निकल के आ जाएगी 3। Al3 पॉजिटिव है या फिर 3 × 1 और 3 आ गई। तो देन इसकी यूनिट देखते हैं। यूनिट होती है इसकी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, और सिंपली कैपिटल N से भी हम इसको इंडिकेट करते हैं। देन एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। इस एग्जाम्पल में हमसे कहा गया है कि नॉर्मलिटी को फाइंड कीजिए। 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है 500 ml और H2SO4 दे रखा है। H2SO4 क्या होता है? H2SO4 एक एसिड है, तो एसिड की क्या होगी? बेसिसिटी होगी। H2SO4 2 H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है तो इसकी बेसिसिटी 2 निकल के आ गई। बेसिसिटी हमें पता चल गई है। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास हमें कैलकुलेट करना होगा। मॉलिक्यूलर मास हम सिंपल मेथड से कैलकुलेट करेंगे, 98 आ जाएगा। इसका इक्विवेलेंट मास हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर लिया, 49 आ गया। अब इक्विवेलेंट मास के बाद हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हो जाएगा गिवन मास कितना था? 9.8 ग्राम। देन इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट, तो ये हो गया आपका 49, तो ओवर 49 ये आ गया 0.2। अब हमें वॉल्यूम जो दिया हुआ है वो मिलीलीटर में दिया हुआ है, और यहाँ पे हमने लिखा हुआ था कि लीटर, तो इसे आप लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, सिंपली नॉर्मलिटी के फॉर्मूले में रख लीजिए, आपका आंसर आ गया 0.4 नॉर्मल।